नमो बुद्धा, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। लोटस टीवी जो कि डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी का मीडिया विंग है ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ आप स्काई चैनल 772 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸੰਡੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। लॉग ऑन kanchitv.co.uk या फिर आप यूट्यूब के चैनल के उत्ते भी देख सकते हो। जस्ट लॉग ऑन धन भीमा धन के चैनल पर जदों मर्जी देख सकते हो। आप जी को बेनती है कि आप इस चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। जेकर आप किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट या हेल्प करना चाहते हो तो जो टीवी स्क्रीन के इनफॉर्मेशन चल रही है उस इनफॉर्मेशन को फॉलो करो। असीं आप जी के बहुत बहुत धन्यवादी होवांगे। तो लोटस टीवी दे आए मेहमानों का तहे दिलों स्वागत और सत्कार करता है। आए मेहमान दे इस प्रोग्राम के विचार जो हैं उन्होंने अपने विचार हैं। लोटस टीवी का उन्होंने विचारों नाल सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। सो अज का जो स्पॉन्सरशिप है, अज का एक खास प्रोग्राम ग्लासगो तो डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी के बहुत ही सत्कारयोग मैंबर और सपोर्टर जोगा राम सांगरे और सुखदेव राम सांगरे जी ने हर साल की तरह अपने यारां दोस्तों रिश्तेदारों और खास करके लोटस टीवी के प्यारे दर्शकों नवे साल दी बधाइयां पेश करने के लिए अज का एक खास उन्होंने स्पॉन्सर किया है। असीं उन्होंने बहुत दिलों धन्यवादी हाँ। बुद्ध धम्म संघ की कंपा नाल वो यही कामना करते हैं कि सारी दुनिया में सुख और शांति रहे। सांगरे परिवार दी नवे साल की बधाइयां दे नाल नाल आप अपने बहुत ही प्यारे वो बधाइयां तो दे ही रहे और अपने भी बहुत प्यारिਆਂ ਨੂੰ याद करते हुए शरदा के फुल भी पेंट करते हैं। जोगा राम और सुखदेव राम सांगरे अपने बहुत ही प्यारे और सत्कारयोग माता बचन कौर जी और पिता राम प्रकाश सांगरे और दादा नामा राम सांगरे और नाना जी माहू राम गिंडा जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्होंने शिगी निगी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। अज के प्रोग्राम की जो उन्होंने सेवा ली है मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। मानयोग उन्होंने बथाई राम प्रकाश जी 1955 के इंग्लैंड वुलवरहैम्पटन आए सन। तो 1964 उन्होंने ये सारा परिवार जो है वुलवरहैम्पटन मंगवा लिया सी इंडिया तो। 1978 तक वो वुलवरहैम्पटन रहे। शायद इसे करके ही वुलवरहैम्पटन नाल सारे परिवार दियां कई मिठियां यादां हैं। सुखदेव राम जोगा राम दे नाना जी मानयोग माहू राम कलकत्ता 4 नंबर की बड़ी मशहूर हस्ती सन। साडे कलकत्ता दे विच साडे गुआढ़ी सन। माहू राम जी ने सख्त मेहनत और लगन दे नाल अपने कारोबार नूं बुलंदियां तक पहुँचाया सी। लोटस टीवी वालों सांगरे परिवार के इस विछड़े मैंबरां नूं कोटि कोटि नमन करते हुए असीं भी उन्होंने शरदा के फुल पेंट करते हाँ। तो मैं अपने दर्शकों नाल एक होर श्रद्धांजलि सांझी करनी चाहता हाँ। डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी के बहुत ही सत्कारयोग सपोर्टर और मानयोग मैंबर मानयोग संतराम भट्टी जी जो अज के दिन ही 1 साल पहला न्यू ईयर ईव दे तो सानू विछोड़ा दे गए सन। 1973 तो वो बाबा साहब के मिशन के नाल जुड़े हुए सन। आप जी नूं याद होगा कि वेस्ट ब्राह्मच के विच एक बड़ा प्रोग्राम होया सीगा कन्वर्शन का, उहदे विच भी उन्होंने काफ़ी हिस्सा लिया सीगा। ते उन्होंने मेरे वल्लों मेरे परिवार वल्लों सुमन परिवार वालों और भट्टी परिवार वालों उन्होंने कोटि कोटि नमन करते हुए मेरे परिवार वालों उन्होंने याद करते हुए 25 पाउंड वो लोटस टीवी को असीं दान करते हैं। असीं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। सो इहदे नाल ही कुछ थोड़ी जी इनफॉर्मेशन हैं जो आप जी दे नाल साझियां करनी बहुत जरूरी हैं। सो अलविदा 23 ते स्वागतम 24 अज रात नूं तकरीबन 11:30 बजे एक खास प्रोग्राम 2023 नूं गुड बाई और 2024 नूं वैलकम करन दे लई एक छोटा जिहा प्रोग्राम
ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪੰਤੇ ਤਮਨਾਗ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਨੀਤ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਪੂਰ ਗੀਤ ਜੋ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੋ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੋ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੋ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ बड़े ही सत्कारयोग मोस्ट रिस्पेक्टेबल वेनेबल पंते तमनाग जी। पंते जी, आप जिन कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। लोटस टीवी की ओर से सभी यूके और यूरोप के जितने भी धम्म अनुयायी हैं उन सबको आने वाले साल की और आज के भीमा कोरेगांव के शौर्य दिन की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। ठीक है। सो आइए फिर अज दे इस खास बहुत ही गौरवमयी गाथा का इतिहास जो साडे मोस्ट रिस्पेक्टेबल पंते जी सानू दसणगे, आओ असीं उन्हां दा सवालां दा सिलसिला शुरू करदे हां। जिस तरह आप जानते हो कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई जो कि 500 महारां ने 28,000 पेशवां के उपर जित प्राप्त की सी, इसका मुख्य कारण की सी? पंते जी, इसका की कारण सीगा, किदां होया? हम ये सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके माध्यम से, कि उन्होंने ही हमें हमारे पूर्व इतिहास को बताया है, समझाया है। अगर हम अपने इतिहास को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बात शुरू होती है 11 मार्च 1689 से। 11 मार्च 1689 इस दिन शिवाजी के पुत्र संभाजी का कत्ल हुआ था जी। और उन्हें उनके बॉडी के इतने टुकड़े कर दिए गए और वो बॉडी को निकालने का काम उस समय हमारे महार कम्युनिटी के लोगों ने किया। जी। जब ना तो उस समय मराठा सामने आया, ना तो उस समय पेशवा सामने आया, कोई सामने नहीं आया। जी। तो वो जो हिम्मत हमारे लोगों ने दिखाई, वो बॉडी को बाहर, यानी उनके मृतक शरीर को बाहर ही नहीं निकाला, कि उनके शरीर को सीकर, यानी इस तरह से उनके शरीर के टुकड़े किए गए थे कि उनके बॉडी को सुई धागे से सिलाया जाना पड़ा जी। इस तरह से। और वो पूरे बॉडी को सीने के बाद फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया। जी। तो उस समय उनको जलाने के लिए भी जगह नहीं दी जा रही थी। तो वो जो सारी चीजें थी वो काफी उस समय, क्योंकि हमारे लोगों में वो शौर्य था, लड़ने की प्रवृत्ति थी। और वो लड़ने की प्रवृत्ति की वजह से जब सारे लोगों ने, सारे जाति जमाती के लोगों ने वो बात नहीं छेड़ी, तब गणपत महार करके एक पहलवान था, तो उसने वो हौसला दिखाया। उसने वो संभाजी महाराज की मृतक शरीर को अपने हाथों से सिया, सीने के बाद में उसका अंतिम संस्कार किया, जिसे मुख अग्नि कहते हैं, जी, है ना। जी। तो वो मुखनी अग्नि देने के बाद में फिर ऐसी हुआ कि ये बात पेशवा को जो थी उनको ये हजम नहीं हुई। पेशवा को ये बात जब समझ में नहीं आई, तो फिर वो काफी आग बबूला हो गए। जी। क्योंकि उस समय मराठा संघ जो था, जी, उसका अंत हो चुका था और पेशवाई का जन्म हो चुका था। जब पेशवाई का जन्म हुआ तो पेशवाई ने गणपत महार का भी कत्ल कर दिया। जी। और गणपत महार का कत्ल करके सारे जितने भी उस समय महार कम्युनिटी के लोग थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, उनके ऊपर में एक कानून लगा दिया। जैसे आप सभी ने सुना है कि गले में मटका, पीछे में झाड़ू, तो ये
11 मार्च 1689 के बाद में ये पेशवाई द्वारा इतना बड़ा, यानी जिसे कह सकते हैं कि ये मनुष्य के लिए जानवर से भी बदतर जिंदगी इस तरह से वो थी। और ये फरमान, ये कानून पेशवाई द्वारा ये लागू कर दिया गया। और उसके बाद में हमारा समाज धीरे 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 उनको एजुकेशन के राइट्स, उनके सारे राइट्स बंद कर दिए और हमें मानसिक गुलाम बना दिए। इतने अत्याचार हमारे ऊपर में हुए कि पूछो मत जी। यानी उस समय तो कहा जाता है कि मार्शल लॉ भी पेशवा ने लागू कर दिया जी। और ये मार्शल लॉ लागू करने के वजह से हमें तो सेना में भी जाने की इजाजत नहीं थी। ये सारी चीजें चली और इस सारी चीजें का जो धीरे 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 अगर हम इतिहास को देखते हैं तो वो 1818 की लड़ाई ये कोई एक दिन में खड़ी नहीं हुई जी। सालों दर साल हमारे ऊपर में अन्याय अत्याचार होते गए और फिर अगर हम देखते हैं तो इसका हमें वो 1818 की लड़ाई में जी। हम इसकी एक विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी काफी कहानी है। लेकिन मैं आपको आपके सवाल का जवाब इतना ही देना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई 1818 की हो एक दिन की नहीं, इसकी शुरुआत 11 मार्च यानी 11 मार्च 1689 से पेशवाई द्वारा चालू कर दी गई थी। और वो शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज इनकी हत्या के बाद। जी मंत्री जी, वो तो हुई, आखिर अंग्रेज़ां ਅਤੇ पेशवावां ਵਿੱਚ क्यों लड़ाई करनी पई? इनका क्या संबंध था? अंग्रेज यानी पेशवा ही लड़ाई करनी पड़ी, इसका क्या कारण? इसके कारण एक कारण नहीं है, इसके अनगिनत कारण है। जब 18वीं सेंचुरी के बीच में अगर हम देखते हैं, उसके इतिहास को देखते हैं, उसके हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो उस समय जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मराठा का जो एक रूल था वो मराठा रूल खत्म होकर जी पेशवाई रूल चालू हुआ। लेकिन हम अगर उसके प्रमुख घटकों में देखें तो उसमें पेशवा है, उसमें ग्वालियर के सिंधिया है, उसमें इंदौर के होलकर आए, उसमें बड़ौदा के गायकवाड़ भी आए और नागपुर के भोसले भी आए। जी। इनको ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से या फिर कहो कि अंग्रेजों के माध्यम से इनके साथ एग्रीमेंट हुआ और इनके जितने ही राज दरबार थे या राज घराने थे या राज दौलत थी या उनका जो छोटा मोटा जो एम्पायर था उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में लिया गया। जी। ये बात जो विवाद हुआ वो राजस्व बंटवारे के ऊपर में विवाद हुआ 13 जून 1817। जी। तो 13 जून 1817 को जो सेकंड बाजीराव था, फर्स्ट बाजीराव के बाद सेकंड बाजीराव आया और सेकंड बाजीराव के साथ में अंग्रेजों का ये राजस्व बंटवारे के ऊपर में एग्रीमेंट हुआ। लेकिन वो राजस्व बंटवारे के एग्रीमेंट में अंग्रेजों को सेकंड बाजीराव अपना राजस्व सौंपने के लिए तैयार नहीं था। जी। इसके ऊपर में काफी औपचारिकता हुई लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं सका। अंत में पेशवा ने यह सोचा कि हम इनसे वार्तालाप करते और वार्तालाप का एक बहाना बनाकर उनने पेशवाई के साथ में लड़ाई करने का मन बना लिया। जी। क्योंकि सारे सरेंडर हो चुके थे, सिंधिया सरेंडर हो चुके थे, होलकर सरेंडर हो चुके थे, भोसले सरेंडर हो चुके थे, गायकवाड़ सरेंडर हो चुके थे। लेकिन पेशवा इस बात को एग्री नहीं थी तो उन्होंने एक बहाना बनाया कि हम सरेंडर होते हैं, हम अपना राजस्व का बंटवारा करेंगे, शांति के साथ में करेंगे। जी। लेकिन इसके तुरंत बाद
पेशवा ने पुणे की ब्रिटिश रेडिसन को जला दिया, अच्छा, और जलाने के बाद 5 नवंबर 1817 को पुणे के पास पेशवाई और ब्रिटिश की खड़की नामक एक गांव है, वहां पे उनकी लड़ाई हुई। जी, वहां से वो लड़ाई का आरंभ होता है, और फिर अंग्रेज चाहते थे कि हम पेशवाई को हराएं। जी, तो इस तरह से इसका अगर हम देखें तो ये वर्क इस तरह से चला, इसकी जो चेन है इस तरह से बनती गई। तो अगर हम ये कहा गया कि उसमें पेशवाई की लड़ाई, इससे अंग्रेजों और पेशवाई की लड़ाई की इस बीच में आप क्या बताना चाहोगे? तो बताना यही चाहूंगा कि पेशवाई और अंग्रेजों की लड़ाई थी, और अंग्रेज ये चाहते थे कि हम किसी भी तरह पेशवाई को समाप्त करें। जी, इसका मुख्य कारण ये था। तो इस तरह से अगर हम देखें, और बात ये आती है कि वहां पे 500 महारों ने 28,000 पेशवाई को हराया। मैं उसके ऊपर में भी आऊंगा, उसके ऊपर में भी मैं काफी डीपली डिस्कस करूंगा आपसे, है ना। तो लेकिन जो लड़ाई का जो कारण था वो इसलिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनको पेशवाई के ऊपर में राजस्व बंटवारा करने के लिए जो एग्रीमेंट करना था, तो पेशवाई ने उनसे छल कपट करके कहा और उनके रेसिडेंस को जला दिया। और उनको रेसिडेंस को जलाने के बाद में फिर वो संघर्ष स्टार्ट हुआ पेशवा और अंग्रेजों का। जी, इसका मुख्य कारण ये था। ਵੈਨੇਬਲ ਬੰਤੇ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਦਨਿਕ ਮਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਗੇ? किस तरह की हिस्ट्री है? हाँ, तो अगर हम ये पूरा ताना बाना जो देखते हैं 1818 की लड़ाई का, जी, तो इसमें सिद्धनाथ महार जो है इसका मेन रोल आता है। यानी ये कहा जा सकता है कि वो 500 महारों को लीड करने वाला अगर कोई था तो सिद्धनाथ था। मगर ये पहला सिद्धनाथ नहीं था। जी, अगर हम सिद्धनाथ की बैकग्राउंड में जाते हैं, सिद्धनाथ की हिस्ट्री में जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 1761 में पानीपत में एक लड़ाई हुई थी। जी, और वो पानीपत के लड़ाई का सिपे सालार अगर कोई था तो वो सिद्धनाथ फर्स्ट था। जिस तरह से हमने बातचीत की बाजीराव फर्स्ट एंड बाजीराव सेकंड का वो सिद्धनाथ फर्स्ट था। जी, और उसने बड़े धैर्य के साथ में, बड़े शूरवीर के साथ में वो लड़ाई को जीता, और वहीं पे वो मृत्यु को भी प्राप्त हुआ और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो उनके शरीर के जो उन्होंने लड़ाई के कवच पहने थे, वो कवच और उनके हत्यार वो महाराष्ट्र के कळंबी गांव में लेके आए। कळंबी गांव करके है महाराष्ट्र में, सातारा के नजदीक। तो वहां पे वो लेके आए और उस गांव को वो दे दिया गया। जी, तो वो उनका जो पुरस्कार स्वरूप उनके बेटे को दिया जाएगा एंड सम्मान के तौर पे, क्या आप इसे संभाल के रखो। जी, तो उनका बेटे का नाम था राजनक, ये सिद्धनाथ फर्स्ट। जी, उसके बेटे का नाम था राजनक। राजनक भी ये भी बहुत बड़ा योद्धा था, यानी पिता के समान। तो इसके पर अगर हम ध्यान में देखते हैं तो उसने दक्षिण भारत में, राजनक ने जी, दक्षिण भारत में हैदर और टीपू सुल्तान के खिलाफ काफी बड़ी लड़ाई का वो हिस्सा बना और उसमें भी वो शूरवीर साबित हुआ। जी, फिर उनके बाद में उसको भी वो लड़ाई के अंदर मृत्यु आई। राजनक का और एक पुत्र हुआ, उसका नाम था खडनक। जी, खडनक, और खडनक भी एक बहुत बड़ा योद्धा था। उन्होंने भी
चिमनराव पटवर्धन के साथ में, एक चिमनराव पटवर्धन थे, उनके साथ में कुछ लड़ाई में भाग लिया और वो भी युद्ध के समय वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन इन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो इतिहास के पन्नों में इनके इतिहास को दबा दिया गया। जी। सिर्फ एक ही बात रखी गई कि सिद्धनाथ, बिल्कुल ना, आज आप हो तो आपके पूर्वज भी तो होंगे जी। आपके पूर्वजों ने कुछ किया तो होगा, है ना। तो ऐसे ही नहीं कि हमारी जो जर्नी है उसके लिए, तो उनके पूर्वज भी एक अच्छे सिपे सालार थे, एक अच्छे लड़ाकू थे। और हम वो जो महार कम्युनिटी की बात करते तो उस समय की जो महार कम्युनिटी थी वो बड़ी शरीर से भरकम थी जी। जिसे कहा तो सुडेल सर्गिल उनका था। हाइट उनकी काफी बड़ी थी और वो इतने लड़ाकू थे कि यानी उनको कोई देख के ऐसे नहीं लगता कि कोई 10 लोग उनको एकदम से हावी हो जाएंगे। वो 10-10, 20-20, 50-50 लोगों के ऊपर एक अकेले मार हावी होते थे, इतने वो शौर्यशाली थे। जी, जी। इतनी उनके अंदर में शक्ति थी। और ये सारी चीजें फिर दिन में दिन बढ़ते गई। पानीपत का जो युद्ध जो हुआ, जिसमें प्रथम सिद्धनाथ का पराक्रम अंधकार में था जी, लेकिन ऐसा विरुद्ध अप्रकाशित रखना ये इतिहास के अंदर में जी बहुत बड़ी गलती की गई। इतिहास को दबाया गया, हिस्ट्री को यानी इस तरह से पब्लिकली ओपन नहीं किया गया कि ये सिद्धनाथ की हिस्ट्री इस तरह से थी जी। तो आज भी हम उनके महाराष्ट्र में कड़म्बी करके एक गांव है, वहां पे उनका परिवार आज भी दिखता है जी। आज भी अवेलेबल है। तो ये जो सारी बातें आई धीरे 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 धीरे, तो सिद्धनाथ जो था, तो अभी ये जो सिद्धनाथ आया, ये फिर इन सिद्धनाथ ने भी वो सारी यानी कह सकते कि पूरे ये थी उनके अंदर में काबिलियत थी, लड़ने की काबिलियत थी, धैर्यशील था। यानी उसको देखने के बाद ऐसे नहीं लगता था कि वो कोई कमजोर इंसान है जी। तो उसका भी शरीर यानी अपने पूर्वजों के समान बलशाली, 6 फीट का इंसान। जी। तो इस तरह से ये सिद्धनाथ थे। तो इस तरह से इनका इतिहास रहा। वैसे जैसे आपने बंदे जी ये बात की है कि बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही विशाल थे उनका जैसे शरीर का। अगर देखा जाए तो ये 500 महार ने 28,000 पेशवों की के ऊपर जीत प्राप्त की। लेकिन अगर इसी हिसाब से देखें तो एक महार के हिस्से में 56 जो पेशवा थे उनके हिस्से में आए। और कितने शक्तिशाली होंगे वो, उनका कितना युद्ध करने की समक्षा होगी, उनकी शक्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आयदे ने ऐसी था कि वो कहा अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक एक महार सैनिक ने कम से कम जी 50-50 लोगों के ऊपर में जी अटैक किया है। यानी उनको जिसे कहते कि धूल चटवाई। हाँ, तो इस तरह से वो शूरवीर थे, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। वही हम कह रहे हैं ना कि भाई उसको हम इसके वर्कआउट करें कि किसी ने 60 भी मार दिए होंगे, किसी ने 50 भी मार दिए होंगे। इतने बड़े शक्तिशाली, और इनका जो लड़ाई करने का तरीका था वो कितना बड़े कितने योग्य होंगे। तो फिर बंदे जी कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि 1818 ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾ ਨੇ पेशवा ਦਾ ਨਾਂ साथ ना दे के क्यों अंग्रेज़ों का साथ देता, इसका क्या कारण था? ये तो क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। काफ़ी बार ऐसी यानी गलत तरीके से हिस्ट्री को प्रेजेंट किया जाता है। जब अंग्रेज शासन भारत के ऊपर में हुकूमत कर रहा था, सारे लोग अंग्रेज शासन को समाप्त करना चाहते थे, तो फिर ऐसी क्या वजह रही कि महारों को पेशवा के साथ न होकर
अंग्रेजों के साथ जाना पड़ा। हाँ जी। तो जैसे कि हमने कहा कि ये संभाजी महाराज से स्टार्ट हुआ ये, और हमारे ऊपर में जो जुल्म होते गए, तो इसका कहीं ना कहीं तो अंत होना था। जी। और इसको अंत करने की शुरुआत हम ये कह सकते कि ये 1818 में चल पड़ी। जी। तो उस समय अंग्रेजों का जो शासन था, तो अंग्रेजों का शासन थोड़ा सा मैं आपको ये कहूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उस समय तो पेशवा लोगों ने तो हमें मनुस्मृति के विधान के माध्यम से, विधि के माध्यम से हमें पढ़ने के राइट्स नहीं दिए। जी। लेकिन उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कैसी पढ़े? जी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके जो पिताजी थे जी। सूबेदार हम्म, रामजी सकपाल, उनको जी। सूबेदार कहा जाता था। जी। जी। और सूबेदार फौज में एक बहुत बड़ी पोस्ट है। हम्म, तो वो सूबेदार होने के वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में दाखिला मिला और उनको पढ़ने का मौका मिला। जी। अगर हम उस इतिहास को देखते तो हम उसमें अलग एक बार उस सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वो क्लासरूम के बाहर पढ़ते थे वगैरह वगैरह वगैरह, वो दूसरी बात है। हम उस पर फिर कभी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह अंग्रेजों का था शासनकाल के, जिसके वजह से यानी शोषित पीड़ित समाज को भी, स्पेशली महार लोगों को भी पढ़ने का मौका मिल रहा था। जी। लेकिन पेशवाई नहीं चाहती थी, और पेशवाई ने पूरी तरह हमारे एजुकेशन के ऊपर में रोक लगा दी थी। हमें जीने का अधिकार नहीं था, हमारे मानवीय अधिकार हमारे पूरी तरह समाप्त कर दिए गए थे, और इतना अत्याचार हमारे ऊपर में किया जा रहा था कि पूछो मत। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे मन में एक अग्नि की तरह जल रही थी, और इतनी जल रही थी कि पूछो मत। और फिर इसी को लेके सिद्धनाथ, जो अब ये सिद्धनाथ का मुख्य किरदार चालू होता है। तो ये सिद्धनाथ फिर पेशवाओं के साथ में बातचीत करता है, और अंग्रेज चाहते थे कि वो पेशवाई के ऊपर में जीत हासिल करे। लेकिन उस समय पेशवाई की जो फौज थी वो काफी बड़ी थी, जी। और अंग्रेज उस पेशवाई को हरा नहीं सकते थे। अच्छा। तो वो जो कारण बना, तो फिर सिद्धनाथ सेकंड बाजीराव से मिलता है, उनसे बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद में ये कहता है कि हाँ, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, जी। आप हमें सेना में भर्ती करवा लो। तो जो पेशवाई थे इतना हमारा तिरस्कार कर रही थी, इतने यानी हमारे पर जुल्म कर रहे थे, तो उनने पेशवाई सेकंड बाजीराव ने कहा कि आप लोगों को यहां पे उंगली भर भी जमीन नहीं मिलेगी। बिल्कुल, सुई जितना भी नहीं मिला, है ना? सुई जितनी भी जमीन नहीं मिलेंगी, आप यहां से चले जाओ। और उनको बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया, क्या क्या उनके ऊपर अन्य अत्याचार हुए। जी। इस बात को लेके फिर सिद्धनाथ अंग्रेजों के पास में गया, और अंग्रेजों से कहा कि आप हमें सेना में भर्ती करवा लो, हम पेशवा के विरुद्ध में लड़ेंगे, मगर एक बात हमारी ये कंडीशन होगी कि आपकी तरफ से हमें हमारे सारे अधिकार चाहिए। हमें पढ़ने लिखने के, स्वतंत्र तौर पे घूमने के सारे अधिकार, जो मानव अधिकार है वो सारे अधिकार हमें चाहिए। और इस बात पे अंग्रेज मान गए, ईस्ट इंडिया कंपनी मान गई, ब्रिटिश जो थे वो सारे मान गए, और मानने के बाद में फिर ये लड़ाई की शुरुआत होती है। तो ऐसी नहीं कि वो लोगों ने जो है कि उनको आधी अधूरी जानकारी की वजह से ये कहते हैं कि फिर महार भी तो भारत देश के एक पार्ट थे, तो फिर वो अंग्रेजों के खिलाफ क्यों लड़े, वो पेशवा के साथ में क्यों नहीं लड़े। वो अंग्रेजों के खिलाफ यानी अपने ही देश को फिर से गुलाम करने के लिए नहीं लड़े, वो अंग्रेजों के साथ इसलिए मिले
कि वह अपने देश में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, उससे वो आजादी पाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। उनको उससे आजादी चाहिए थी और वो आजादी का एग्रीमेंट जी अंग्रेजों के साथ में हुआ और फिर वो सेना में भर्ती हुए और अंग्रेजों के साथ में मिलकर 1818 की लड़ाई का प्लान बनाया गया। तो यहां तक ये सारी चीजें, यानी उसको जो इतिहासकार है, इतिहासकार कभी भी ये सारी चीजें नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा नहीं दिखाएगा। और ना वो देना चाहेगा, ना वो बताना चाहेगा। क्यों? कि उन्हें हमारे इतिहास को तबाह करके जिस इतिहास की कभी रचना नहीं हुई, जी उस इतिहास को लोगों के मन मस्तिष्क में डालना, ये उस समय की मनुस्मृति विचारधारा थी और आज भी यही इस मनुस्मृति की विचारधारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली चल रही है, चल रही है, बिल्कुल और ये चलती रहेगी। चलती है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। और फिर अगर हम वो सिद्धनाथ, तो फिर इन लोग जो मिले और मिलकर फिर इन लोगों ने पेशवाई के साथ में लड़ाई लड़ी। जी लेकिन वो जो लड़ाई लड़ी हम्म, वो ना भूतो ना भविष्य वाली लड़ाई है। जी उसके समान लड़ाई ना हो सकती है ना होगी। जी तो इस तरह से हमें फक्र है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 1 जनवरी 1927 से कंटिन्यू वहां पे, जब तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहे, कंटिन्यू वहां पे जाते थे, उनके विजय स्तंभ को सैल्यूट करते थे, उनके साथ तमाम लोग जाते थे। और फिर आज भी अगर हम पुणे के भीमाकारों में, कोरेगांव में देखते हैं, तो आज कल वहां पे बड़ा फंक्शन, काफी ने कम से कम 15-20 लोग, जी लाख लोग वहां पे भीमा कोरेगांव के पास में जमा होते हैं। वो विजय स्तंभों को नतमस्तक होते हैं, कहते हैं कि आपने उस समय लड़ाई चालू की थी जिसके वजह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के माध्यम से एक महान रेजिमेंट बनाई गई थी। बिल्कुल सही बात है। पहले भी थी, लेकिन उसको बाबा साहब ने रजिस्टर्ड करवा दिया था। तो ये इसके पीछे की ऐसी दास्ता है। बताइए, जैसे आपने कहा कि हमारे बस में कुछ भी नहीं था, हमारा इतिहास भी हमारे बस में नहीं था, हम अपना इतिहास लिख भी नहीं सकते थे बुना में। जैसे हर आज़ादी का इतिहास जहाँ तक अंग्रेज़ा ने लिखा और ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, लेकिन बहुजनों दी कीतियां कुर्बानियाँ, कोई भी अगर बहुजन कुछ जैसे करता भी था तो वो अपने नाम पर लिखकर उसका इतिहास बना देते थे। कोई सच्चाई की बात नहीं है, जैसे आपने कहा। खैर, हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं कि महाराणा ਦਾ अंग्रेज़ों नाल मिल के युद्ध जितण दे नाल पेशवा दे जुल्म ਦਾ अंत होया ਜਾਂ अंग्रेज़ों ਦਾ शासन चालू होया। महाराष्ट्र ਦੇ ਮਹਾਰਾ ਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾਲ ਕੀ जीण ਦਾ हक मिलिया? उस लड़ाई के बाद पुणे ही एक ऐसी और भी जगह थी उस समय, नागपुर था या महाराष्ट्र था या फिर एमपी था या फिर यूपी था, बिहार था। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को अच्छी तरह देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पेशवाई के माध्यम से हमारे ऊपर में जुल्म की गए, सबसे ज़्यादा। आपके पंजाब में ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी कि किसी के गले में मटका है और पीछे झाड़ू है, ये पंजाब में नहीं हुआ जी। ये सिर्फ घटना हुई तो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के पुणे में हुई, उस परिसर में ज़्यादा हुई जी, क्योंकि पुणे में पेशवाई का राजस्व था जी। और आज भी पुणे में पेशवाई का ही राजस्व है जी। अभी भी पुणे को आज के 2023 में, है ना, पुणे को ब्राह्मणवादी ही कहते हैं आज भी, और उतनी पकड़ आज भी उनकी है पुणे में, ये अलग बात है। लेकिन अगर हम शायद इसको जानने की कोशिश करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम
धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से हमको एजुकेशन देने की सारी प्रक्रिया हुई। फिर जैसे कि इनके खिलाफ महात्मा फुले भी खड़े हुए जी जाति व्यवस्था के खिलाफ, और उन्होंने भी ब्राह्मणिज्म के खिलाफ, पेशवाई के खिलाफ, ये सारी चीज़ें आंदोलन के रूप में, सत्याग्रह के रूप में उन्होंने वो चालू रखी। अब पेशवाई नहीं है, जैसे कि आपने कहा जी, पेशवाई नहीं है तो महाराष्ट्र के महारों का क्या हुआ? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज उस समय महाराष्ट्र के महारों को अधिकार तो मिल गया, लेकिन वो संवैधानिक तौर पे अधिकार नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के साथ में एग्रीमेंट फिनिश हो गया। फिर अंग्रेज देश छोड़ के चले गए। अंग्रेज देश छोड़ के चले गए तो अंग्रेज जाने के बाद में वही मनुवादी कानून फिर से हमारे ऊपर में लागू हुआ। जी, उसके शिकार महात्मा फुले भी हुए, उसके शिकार बहुत से ऐसी जो उस समय के रिफॉर्मर थे वो भी हो चुके थे। ये सारी चीजें तो फिर धीरे धीरे वो पेशवाई की विचारधारा में भी बदल होते 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 इस तरह से बदल हुआ कि आज अगर हम देखते हैं, अगर हम भारत के पूरे लोगों को देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आज की व्यवस्था भी पेशवाई विचारधारा के माध्यम से भारत के तमाम बहुजनों के ऊपर में हुकूमत कर रही है। हाँ, एक दबदबा बना करके। जी, और ये सारी चीजें चल रही है। प्रश्न ये है कि आज महार लोग भारत में काफी है। भारत की बात किया जो स्पेशली महार, ये पर्टिकुलर जो सब वर्ड्स है ये महाराष्ट्र के लिए यूज किया जाता है। जी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वर्ड है, लेकिन आज भी महाराष्ट्र के महारों को 1956 के बाद में यही महाराष्ट्र के महार बुद्धिज्म के अडॉप्ट करते हैं और अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं। जी, उन्होंने अपने आइडेंटिटी तो चेंज कर ली, उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट तो कर लिया, जी। लेकिन फिर भी हम्म, हमारे माथे की जो लकीर है इंडिया में जी, शेड्यूल कास्ट वो फिनिश नहीं हुई। जी, तो वो शेड्यूल कास्ट के अंदर आज भी हमें दलित ही कहा जाता है। जब भी आप कभी टीवी की न्यूज देखोगे तो जी। दलितों के नेता ने ये कहा, दलितों के नेता के, जी, दलितों के नेता ने वो कहा। हम्म, आज तक टीवी पे अभी ये न्यूज नहीं मिली कि आफ्टर 14 अक्टूबर 1956 डॉक्टर बाबा साहब के आम्बेडकर के साथ में इन लोगों ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, और बुद्धिज्म को स्वीकार करने के बाद जी, ये दलित नहीं है, पूरी तरह बुद्धिस्ट है। हम्म। तो हमें ये देखने को नहीं मिलता कि इस बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लीडर ने ये डिमांड की बुद्धिस्ट सोसाइटी के लिए, ये देखने को नहीं मिलता। तो अभी भी वही चल रहा है। तो महार जाति के अंदर में इतने बंटवारे कर दिए, इतने बंटवारे कर दिए कि जो कभी 500 महार मिलकर 28,000 पेशवाई को समाप्त कर सकती थी, उनको निस्ताबूद कर सकती थी, तो आज बाबा साहब के माध्यम से आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर में करीब करीब नहीं बोले तो 18% महार है। अच्छा, अगर ये 18% महार अगर आज उस समय के 500 महारों का आदर्श ले और ये 18% आज के महार अगर इकट्ठा हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर में हमारी सरकार बन सकती, ये भी उतना ही तथ्य है। लेकिन इसको बांट दिया गया, इतना बांट दिया कि हर 10 लोगों का एक ग्रुप है। तो उन लोगों ने हमारे जो धैर्य था, हमारा जो शौर्य था, उस शौर्य को फिर बौद्धिक क्षमता के साथ में काटना चालू कर दिया, जी, और उसको काट दिया गया। अब हम ये ग्रुप लेके, वो ग्रुप लेके, ये टुकड़ी लेके, वो टुकड़ी लेके
आज हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आज के माध्यम से मैसेज में यही देना चाहूँगा, अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमें 1818 का इतिहास नहीं बताते, उन शूरवीर महारों की बात नहीं बताते, तो शायद हमें अपनी शक्ति कभी महसूस नहीं होती, हम अपनी शक्ति को जान नहीं पाते। तो यही अपील करूँगा, उस समय वो 500 थे, आज हम कम से कम करोड़ों में है। ये करोड़ अगर इकट्ठा हो जाए तो हम अपना एक विजय स्तंभ निश्चित तौर पे आने वाले समय में दिल्ली की तख्त पर मना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बंदे जी। हमारे कुछ फोन कॉल्स जी, आए बिल्कुल। हैं, उसमें से हम ज़्यादा तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन फिर भी मदन सरोए लंडन तो प्रोग्राम की शलाघा करते हैं, नਵੇਂ साल की बहुत बहुत बधाइयां ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਜੱਸਲ ਜੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕਰੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 01902 715 094 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਸਾਂਗਰੇ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। KL ਚਾਂਦ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੀਸ਼ ਦਾਤਰਾ ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਤਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਆ ਜਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਸੱਲਨ ਸਤਿਆ ਸੱਲਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਮਪਾਲ ਝੱਲੀ ਮਿੰਦੋ ਝੱਲੀ ਡਾਲਸਟਨ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਵਿਰਦੀ ਨੰਜੋ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਦੇਬੋ ਕੌਲ ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਧਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿੰਦੋਰ ਤੋਂ 101 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। सो पंथी जी, मेरा ख्याल है कि एक हम सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है शायद वक्त नहीं हो तो फिर आपको ब्लेसिंग्स भी देनी। 1818 की जो महायुद्ध हुआ, जो उसकी जो 200 बरेगंड थी, उसकी वर्षगांठ थी, उसके ऊपर काफ़ी दंगा फसाद हुआ। वो उसको आप किस तरह देखते हैं? जब 200 वर्ष हो रहे थे जी, पूर्ण हो रहे थे, तो उस समय ये भी यानी 11 मार्च 1689 की जैसी घटना हुई जी, उसी का एक रूप था। वड़ बुद्ध करके एक गांव है, भीमा कोरे गांव से एक कुछ 10-15 किलोमीटर जी, और वहां पे संभाजी महाराज की समाधि थी जी, और वहीं पर गणपत महार की समाधि थी जी। तो मनुवादी लोगों के माध्यम से वो गणपत महार के समाधि को वहां से निकाल दिया गया, तोड़ा गया जी। और हमारे लोग भड़क गए। और उसी समय यानी 31 दिसंबर को यानी 2017 में एल्गार परिषद हुई जी। और एल्गार परिषद को माध्यम से ये कहा गया कि जो मैसेज दे रहे हैं नक्सलवादी मैसेज दे रहे हैं जी। तो उसमें संभाजी भिड़े करके एक शिव प्रतिष्ठान का आदमी था और मिलिन एकबोटे करके ये दो उसके मास्टरमाइंड थे जी। और उन दोनों मास्टरमाइंडों ने इतना बड़ा दंगा किया जी। कि फिर से वहां पे लड़ाई यानी मराठा वर्सेस महार ऐसी वो लड़ाई देखने को मिली और उसमें काफी लोगों की हानि हुई और इतनी भयंकर लड़ाई आज तक भी मिलिन एकबोटे को तो गिरफ्तार कर लिया गया मगर संभाजी भिड़े को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया। नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के वो प्रधानमंत्री को गुरुजी मानते थे। गुरुजी मानते हैं ना। बनते जी, अब जो हमारे पास वक्त है, छोटी सी आपसे ब्लेसिंग चाहिए, 1-2 मिनट का वक्त है। कोई बात नहीं। तो धन्यवाद आप सबका कि आपने आज के दिन भीमा कोरेगांव के ऊपर में मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले आप सबको लोटस टीवी के माध्यम से यूके तथा यूरोप के सभी अनुयायियों को बुद्ध धम्म संघ को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। कल नए साल की शुरुआत होती है और इस नए साल की शुरुआत आपकी अच्छी हो। ये नया साल आपके लिए सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य ये सारी चीज़ें लेके आए और इस साल में जो पुराना जो था, जो भी अच्छी बातें हुई, बुरी बातें हुई, उसको हम ज़्यादा महत्व न देते हुए नए साल की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी आशा के साथ फिर से एक बार लोटस टीवी तथा डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी के माध्यम से आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ
हैप्पी न्यू ईयर करता हूँ और बुद्धा के वचन के माध्यम से आपको ब्लेसिंग देता हूँ। अभिवादन शीली स नित्यं बुद्धा पच्छायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वन्नो सुखं बलन्ति। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, जय भीम, साधु साधु साधु। थैंक यू वेरी मच। मनोहर किंडा जी प्रोग्राम ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਾਨਕ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ 50 ਪੌਂਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਰੱਤੂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू वेरी मच आप सब का। पंत जी फिर एक बार आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जो आपने प्रोग्राम में इतना वक्त निकाला, टाइम दिया। थैंक यू।